नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ और सुखी होंगे। और अभी जैसा कि आपको ये दिख ही रहा है ना, कि मैं आपको जो हूँ सुमित्रा नंदन पंत और चीटी चंद्रलोक में प्रथम बार भी पढ़ाऊँगी, लेकिन पहले मैं आपको चीटी पढ़ाऊँगी। और इससे पहले भी अध्याय में मैंने आपको बता दिया है कि सुमित्रा नंदन पंत का चित्र है, इसे आप अच्छे तरह से देख लीजिए। छायावादी कवि थे, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि ये आज जो उत्तराखंड है वहाँ पर बागेश्वर अल्मोड़े ज़िले के में कौसानी नामक ग्राम में इनका क्या है बेटा जन्म हुआ था। तो चारों तरफ ये प्राकृतिक सुंदरता से घिरे हुए थे, तो उस सुंदरता को इन्होंने अपने कविता में उतारा है, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है ना। और छायावाद का समय 1918 से लेके 1936, 20 से लेके 38 तक रहा है बेटा। और उसके जो चार प्रमुख कवि हैं, श्री सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसादी, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो उन चार स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ क्या है, वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और आज इनकी ही कविता चीटी को मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। कहाँ प्रकृति के सुकुमार कवि और कहाँ इन्होंने चीटी जैसे लघु प्राणी के ऊपर कविता लिखी है। लेकिन उसके ही माध्यम जैसे प्रकृति हमें शिक्षा देती है, उपदेश देती है, वैसे ही इन्होंने चीटी जैसे लघु प्राणी के द्वारा ही हमें शिक्षा और उपदेश दिया है। और जैसे ये प्रकृति के का इनका गहन अध्ययन था, है ना, प्रकृति के से बिल्कुल चिर परिचित थे, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में ही इन्होंने जन्म लिया, वहीं पर रहे, है ना। तो उसी तरह से चीटी का भी जो एक लघु प्राणी है, छोटा सा जीव है, उसका भी इन्होंने लगता है बहुत गहन अध्ययन किया है और उसी के हिसाब से इन्होंने अपनी कविता लिखी है ना। तो अब आइए हम आपको बताएं, चीटी पढ़ाना शुरू करें बेटा। उससे पहले हम इनका जीवन परिचय वही जो हम एक बार बता देते हैं कि बागेश्वर ज़िले के कौसानी में और 1900 में, है ना। लेकिन माता का देहांत हो गया 6 घंटे के बाद ही, तो पालन दादी ने किया। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था, लेकिन जब वो शिक्षा प्राप्त करने गए गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा में, तो उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत कर लिया। फिर वो काशी में गए बेटा, काशी के क्या है बेटा क्वींस कॉलेज में पढ़े। उसके बाद फिर वहाँ से हाई स्कूल परीक्षा कर म्योर कॉलेज में पढ़ने के लिए प्रयागराज आ गए। इलाहाबाद की जगह उसे प्रयागराज कहते हैं, और वहाँ वो म्योर कॉलेज जो साइंस विंग है प्रयागराज विश्वविद्यालय का, उसे म्योर कॉलेज कहते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने, लेकिन फिर 1921 में ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में प्रभाव में आ गए और इन्होंने विद्यालय छोड़ दिया। और उसके बाद इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने लगे। और वहीं प्रयागराज में क्योंकि साहित्यिक वातावरण बहुत अधिक था, है ना, बहुत साहित्यिक संगोष्ठियाँ होती थी, कवि सम्मेलन होते थे, बहुत सारे साहित्यकार थे। तो उन सब के प्रभाव में आकर के जो है इनके अंदर जो इनकी काव्य प्रतिभा थी उसको उन्होंने सजीव किया, विकसित किया, पल्लवित किया और पुष्पित किया, है ना। इस तरह इनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। तो इन्हें घोर आर्थिक जब संकट का सामना करना पड़ा, है ना, तो ये समाजवाद की ओर प्रभावित हुए। और फिर उसके बाद जो है मार्क्सवाद की ओर जो गए। और फिर जो है ये प्रयागराज के पास ही एक जिला है प्रतापगढ़, वहाँ पर एक काला काकर जगह है। वहाँ के जो राजा कुंवर सुरेश सिंह थे राजकुमार, उनके साथ उनके महल में रहे। और वहाँ काला काकर के ही, गंगा जी के किनारे ही काला काकर का महल था। तो वहाँ गंगा की सुंदरता से, है ना, बहुत अधिक प्रभावित हुए। परिवर्तन और नौका विहार आदि उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो वहीं के जो प्राकृतिक दृश्यों से प्रभावित होकर के लिखी हैं और उनका सजीव वर्णन किया है बेटा। और फिर क्या है बेटा 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाप का इन्होंने संपादन किया। प्रगतिशीलता हम बता चुके हैं कि जैसे छायावाद में वैयक्तिकता है, तो प्रगतिशीलता में सामाजिकता है। इसमें क्या है बेटा कल्पना है, तो उसमें यथार्थता है। इसमें जिज्ञासा है छायावाद में, तो उसमें यथार्थ का ज्ञान है। समझ में आया। इसमें प्रकृति के सुंदर रूपों का वर्णन है ना, आकर्षण है, उसमें भी प्रकृति का वर्णन है, लेकिन इतने सुंदर और मोहक रूपों का उस तरह से उसमें वर्णन नहीं किया गया है। तो छायावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप ही प्रगतिशील काव्यधारा अस्तित्व में आई है, और छायावाद के बाद प्रगतिशील ही आता है ना, काव्यधारा आती है। तो उसकी एक पत्रिका थी, उसका रूपाप का संपादन किया। और फिर जैसा कि ये धीरे धीरे अध्यात्म की ओर झुके, तो
तो श्री अरविंद, आपने श्री अरविंद घोष का नाम सुना होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में मतलब इन्होंने पराधीनता के विरुद्ध बहुत अधिक विद्रोह किया। अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए इनका प्रयास अथक था। इन्होंने डिवाइन लाइफ एक रचना भी लिखी, लेकिन धीरे धीरे ये जो है ये अध्यात्म की ओर, आत्मा परमात्मा के संबंधों की ओर इनका खिंचाव हो गया, आकर्षण हो गया। और उसी अरविंद दर्शन से ये पंत जी भी प्रभावित हुए और 1950 से 57 तक आकाशवाणी में ये सलाहकार रहे। 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रह की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिदम्बरा में प्रकाशित हुआ और इसी पर बेटा 1968 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा बेटा ये पुरस्कार, जो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी भी भाषा में लिखने वाली जो उत्कृष्ट साहित्य होता है उनको दिया जाता है। तो इस तरह उनकी चिदम्बरा काव्य कृति में जो उनकी उत्कृष्ट कविताओं का संकलन है, उसके लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया। और अभी तक सबसे ज़्यादा हिंदी में जो है और कन्नड़ में 7 लोगों को मिल चुका है ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उन्होंने लोकायतन नाम, उन्हें क्या है बेटा, पद्म भूषण की भी उपाधि मिली। 1960 में कला बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विशाल महाकाव्य लोकायतन का 1964 में जो है प्रकाशन हुआ, है ना। फिर उसके बाद वो जीवन पर्यंत, पूरे जीवन वो रचना करते रहे। अविवाहित पंत जी के अंतःस्थल में, हृदय के कहीं गहरे में प्रकृति और बेटा नारी के प्रति सौंदर्य परख, हमेशा सुंदरता की भावना थी। आए समझ में। और फिर उनकी मृत्यु 1977 में हो गई। आशा है उनके जीवन परिचय से, इसके पहले के अध्याय में भी मैंने बता दिया था, लेकिन इस अध्याय में भी आपको फिर से बता दिया। अब हम आते हैं चीटी पे बेटा। किसी भी, जब हम काव्य की व्याख्या करने चलते हैं तो हम सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं कि पाठ का नाम और रचनाकार का नाम, और फिर प्रसंग लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में रचनाकार, कवि, लेखक, साहित्यकार क्या कुछ कहना चाहता है, उसको 1-2 पंक्तियों में भूमिका के स्वरूप उसकी महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाल देते हैं। फिर हम उस विषय वस्तु, जो हमारा पद्य है या गद्य है, यहाँ पर पद्य है, हम उसका विस्तार करते हैं। उसमें जो छिपे हुए अर्थ हैं, उसकी गंभीरता है, उसकी कोमलता है, उसकी व्यापकता है ना। अर्थ परत दर परत जो अर्थ उसमें से निकलता है, उसकी क्या है बेटा, व्यापक संदर्भों में हम क्या कर देते हैं, वर्णन कर देते हैं। और फिर क्या आता है बेटा, काव्य सौंदर्य आता है, जिसमें हम उसकी भाषा बताते हैं। रस है ना, भाषा के माध्यम से ही वो अभिव्यक्ति होती है, तो भाषा बताना जरूरी है। फिर रस है बेटा, उसकी आत्मा क्या है, छंद है, उसकी लय गति क्या है, और अलंकार, किस तरह से उसको कविता को सुसज्जित किया गया और उससे संबंधित मिलती जुलती जो भी कविताएं हैं जो उससे संबंधित भाव सौंदर्य को प्रकट करती हैं, वो भाव साम्य के अंतर्गत आती है और उसको भी हम बताते चलते हैं। तो अब संदर्भ क्या है बेटा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, है ना, काव्य खंड के चीटी शीर्षक से ली गई हैं। ये बात समझ में आ गई। और इसकी रचना किसने की है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसकी रचना की है। और प्रसंग क्या है बेटा, प्रस्तुत काव्यांश में सुमित्रानंद पंत ने चींटी जैसे लघु प्राणी, छोटे से जीव की निरंतर लगातार गतिशीलता, है ना, कर्मठता का, चरेवेती का जो सिद्धांत है गीता का, है ना, दिन भर चलती रहती है, निर्भय होकर, बिना डर के विचरण करती रहती है, घूमती रहती है, कभी हार नहीं मानती है, पराजित नहीं होती, अपराजय है। ऐसी प्रवृत्ति और विशेषताओं का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में, जो हम आगे पद्यांश पढ़ेंगे, उसमें पंत जी ने किया है। अब यह है पद्यांश। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तब के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत, है ना। तो क्या है बेटा, अब पंत जी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। चींटी जैसे छोटे प्राणी को देख करके कह रहे हैं, क्या आपने भी चींटी को देखा है ना, को अपनी आंखों से निहारा है। आपने अगर चींटी को देखा होगा तो वो कैसी है, वो सरल है बिल्कुल, है ना, उसमें कहीं भी जटिलता नहीं है, सीधी साधी है बिल्कुल, विरल है, उसमें सघनता नहीं है ना, वो सघन नहीं है बिल्कुल। और काली रेखा, क्योंकि चींटी का रंग काला होता है और वो पतली और लंबी सी होती है, तो उसकी तुलना किससे कवि कर रहा है कि वो काली रेखा की तरह है। कैसी है बेटा, वो सघन नहीं है, वो सीधी सादी है और काली रेखा की तरह, रेखा जैसी सीधी होती है और उसका रंग काला है, इसलिए वो ऐसी दिखती है।
तम, तम मतलब अंधकार, है ना, के तागे, तागे मतलब धागे, तो अंधकार मतलब काले धागे की तरह, क्योंकि उसका रंग काला है और धागा सीधा होता है, तो काले धागे की तरह जो हिल डुल रही है ना, जो क्या है बेटा, सजीव है, जो चल फिर रही है, जो एक जगह रुकी नहीं है, जड़ नहीं है ना, वो हिलडुल रही है मतलब चल फिर रही है ना। जब चींटी देखो ऐसे आगे आगे चलती है तो ऐसे लगता है कि हिलडुल रही है, क्योंकि वो अपने से 20 गुना ज़्यादा का वजन उठा लेती है ना। तो वो कभी कभी वजन को उठाते हुए ऐसे लगता है कि जैसे वो चल रही है, हिल रही है। चलती लघुपद, और उसके पैर क्या है, छोटे छोटे पैर से पल पल प्रत्येक क्षण, एक क्षण भी वो रुकती नहीं है, पल पल मतलब प्रति क्षण मिलजुल कर। चींटी एक सामाजिक प्राणी है, तो वो मिलजुल कर मतलब साथ साथ वो क्या है, हर पल चलती है अपने छोटे छोटे पैरों से। वह है पिपीलिका, चींटी का ही पर्यायवाची पिपीलिका। पाती मतलब रेखा, पंक्ति, तो चींटियां जो हैं वो अनुशासित भी होती हैं, तो वो चींटियां पंक्तिबद्ध होकर के क्या है, चलती रहती हैं। देखो तुम उस पर नजर तो डालो, किस भांति किस तरह से वह काम कर रही है, निरंतर कर्मरत है, पुरुषार्थी है ना। सतत मतलब निरंतर, लगातार, कण कण, एक छोटी छोटी सी चीजें है ना, छोटा छोटा कण, कण कण, और इसी का संस्कृत में क्या हो जाएगा बेटा, तत्सम, कण कण, कण के चुनती है, कण 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 के करती हुई वो चुनती है उसको, है ना, बटोरती है। अविरत, निरंतर, लगातार, अविरत मतलब बिना थके, बिना परेशान हुए। तो अब क्या है बेटा, कवि कह रहा है आपने चींटी को देखा होगा, फिर वो उसकी विशेषताएं बता रहा है कि वो कैसी है, वो सीधी सादी है, वो सघन नहीं है और काली रेखा की तरह सीधी है, काले धागे की तरह है। जब वो चलती है तो ऐसे लग रहा है कि वो धीरे धीरे हिलडुल रही है और अपने छोटे छोटे पैरों से प्रत्येक क्षण सबके साथ मिलजुल करके एक पंक्तिबद्ध तरीके से अनुशासित होकर के चलती है, और किस तरह से वो निरंतर कार्य करती रहती है और एक एक छोटे छोटे कण को भी वह चुनती है और अपने भंडारों को क्या कर लेती है बेटा, भर लेती है। आशा है इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं बेटा। भाषा जो है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, जैसे पिपीलिका उन्होंने कहा है ना, तो खड़ी बोली में ही उन्होंने अपनी कविता लिखी है, तो साहित्यिक खड़ी बोली। वर्णनात्मक मतलब उनकी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं, अच्छे से विस्तार करके बता रहे हैं। गुण ओज है, गुण ओज इसलिए क्योंकि इसके माध्यम से वो हमारे अंदर भी एक तेज भरना चाहते हैं कि हमें भी निरंतर काम करते रहना चाहिए, है ना। तो ओज है। रस भी क्या है, वीरता है, क्योंकि वो निर्भय है चींटी, है ना, किसी से डरती नहीं है। तो वैसे ही चींटी की तरह मनुष्य के अंतर भी वह जो है वो निर्भयता का, वीरता का संचार करना चाहते हैं, इसलिए रस वीर है। और क्या है बेटा, पिपीलिका पाती में पा आया है, कन 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 में है ना, कनक में का आया है और हिलडुल में ला आया है, तो एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार है। तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार तम के तागे सी है, क्योंकि काले धागे की तरह है ना, तो यहाँ तुलना की गई है। काली रेखा है ना, तो यहाँ पर क्या है, उपमेय में उपमान की समानता को व्यक्त किया गया है, तुलना की गई है, उपमा अलंकार है। और पल पल, कन कन में क्या है बेटा, ये पल पल 2 बार आया, कन कन 2 बार आया, इसलिए क्या है यहाँ पर पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। भाव साम क्या है बेटा, जैसे ये निरंतर काम करती है वैसे मैथिली शरणगुप्त ने भी क्या कहा है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ इस व्यर्थ ना हो। तो जो जैसे ये कर्मरत है वैसे ही मनुष्य को भी कर्मरत रहने की, पुरुषार्थी होने की, चर्यवेती होने की शिक्षा इसके द्वारा, इन पंक्तियों के द्वारा हमें दी गई है। आशा है बच्चों ये आप समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी अन्य पंक्तियों में, बाद वाली पंक्तियों में आते हैं, वही संदर्भ होगा बेटा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से चींटी शीर्षक से ली गई हैं और काव्य पंक्तियां क्या है, सुमित्रा नंदन द्वारा रचित हैं। चींटियों की कर्मठता के स्वरूप का चित्रण किया गया, वो कैसे कार्य करती हैं, उनके कार्य करने की विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया। वो क्या क्या करती हैं, गाय चराती
है ना। चींटियाँ क्या करती हैं, गाय चराती हैं। यहाँ पर हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं बच्चों कि एक तो चींटी अपने से 20 गुना अधिक वजन उठा लेती है, दूसरी चींटियों का एक पूरा समाज होता है, उसमें रानी चींटी होती हैं, सफाई करने वाली चींटी होती हैं, रक्षक चींटियाँ होती हैं, और ये मंजिल के मंजिल जो हैं वो घर बनाती हैं। अपना खाना बरसात अरसात में जब नहीं मिलता है तो अपने लिए खाना इकट्ठा करके रखती हैं। और एक बात और है कि कुछ चींटियाँ जो हैं वो एक कीड़े का रस पीती हैं बेटा, तो वो उस कीड़े को ला करके अपने घरों में पालती पोसती। जैसे मनुष्य गाय भैंसों को पालता है, वैसे ही वह चींटियाँ भी उन कीड़े उस कीट को पालती हैं, है ना। तो इसीलिए कवि का अध्ययन कितना सूक्ष्म है, उसने कितना सूक्ष्म निरीक्षण किया है चींटियों के बारे में, और फिर उसने अपनी ये कविता लिखी है कि जैसे मनुष्य अपने फायदे के लिए गायों से जो है गाय भैंस को पालता है और उसका दूध लेता है, वैसे ही ये एक कीट का चींटी रस पीती हैं, तो उस कीट को जो है वो अपने घरों में पालती हैं। तो जैसे इसीलिए कवि यहाँ पर कहता है कि जैसे मनुष्य जो है वो अपने गायों को चराता है, उनको भोजन कराता है, उनको नहलाता धुलाता, उनकी सेवा करता है, उनका पालन पोषण करता है, उनको भोजन देता है, चराने का मतलब उनको भोजन देता है, वैसे ही चींटियाँ भी क्या हैं बेटा, गाय चराती हैं, धूप खिलाती हैं, अपना जो अनाज है जो उनका अपने खाने के लिए उन्होंने रख रखा है उसको क्या है बेटा, धूप में रखती हैं, धूप दिखाती हैं, अपने जो बच्चे हैं उनकी निगरानी करती हैं, उनकी सुरक्षा करती हैं, देखभाल करती हैं, लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं। अरि से मतलब दुश्मन से, तनिक भी मतलब थोड़ा भी डरती नहीं है, भयभीत नहीं होती हैं, और दल के दल, समूह के समूह जो है वो सेना को संवारती हैं, सजाती हैं, तैयार करती हैं, जिससे अपने दुश्मन से हम लोहा ले सके, मोर्चा ले सके, अपने दुश्मन को पराजित कर सके। और इस तरह अपना घर है जो आंगन प्रांगण है, जनपथ है जो उनके आने जाने का स्थान है, उसको बुहारती हैं, उसको साफ सुथरा करती हैं। चींटियों में जो है वो साफ करने वाली चींटियों का एक समूह होता है, रक्षा करने वाली चींटियों का समूह होता है, तो वो सब क्या करती हैं बेटा, आने जाने के रास्ते को साफ करती हैं। इस तरह से चींटी कितना काम करती, कितनी छोटा सा जीव है, कितनी छोटी सी है ना, लघु प्राणी है, लेकिन वो कितना आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और इन्हीं आदर्शों को मनुष्य के सामने प्रस्तुत करने के लिए, मनुष्य के सामने लाने के लिए पंत जी ने ये रचना की है और आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है कि आप कितने भी छोटे हो लेकिन कर्म करने से कभी थको नहीं, अच्छा काम करने से कभी डरो नहीं, और हमेशा अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो। अब क्या है बेटा, काव्यगत सौंदर्य इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है ना। जैसे जनपथ है इसमें आया है, संवारना आया है ना, तो ये सब साहित्यिक खड़ी बोली के उदाहरण है। शैली वर्णनात्मक है, छोटी से छोटी बातों को भी कवि ने जो है वो वर्णित किया है, उस पर प्रकाश डाला है। गुण ओज है क्योंकि ये हमें क्या है बेटा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। और वीर है, निर्भयता का वातावरण है। और सेना समारती में क्या है बेटा, सावर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आशा है आपको ये पंक्तियाँ पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और इनकी व्याख्या आप लिख लोगे। अब हम इसके जो है चींटी कविता के अंतिम पद पर आते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक क्या है बेटा, हिंदी के काव्यखंड के चींटी नामक पाठ से ली गई हैं। और फिर इसमें प्रसंग क्या है बेटा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चींटी की सामाजिकता तथा क्रियाशीलता को, वो एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले नहीं रहती, वो समूह में रहती है, एक दूसरे का ध्यान रखती है और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए किस तरह कार्यकलाप करती है, क्रिया करती है, इसका चित्रण किया है। चींटी है प्राणी सामाजिक, चींटी क्या है बेटा, समूह में रहती है, सामाजिक है ना, वो अकेले नहीं रह सकती है, जब वो समूह में रहती है तभी वो सामाजिक है। और सामाजिक है तो इस समाज में सब एक दूसरे का ध्यान रखती हैं, सारी चींटियों का कार्य निर्धारित है, उनका स्थान निर्धारित है, तो वो उस तरह से अपना कार्य करते हुए, अपने स्थान पर रहते हुए, अनुशासन का परिचय देते हुए क्या है, एक सामाजिक प्राणी की तरह व्यवहार करती हैं। वह श्रमजीवी क्या है, श्रमजीवी किसे कहते हैं बेटा, मजदूर को जो लगातार निरंतर श्रम करता रहता है, शारीरिक कार्य करता है, तो ऐसे वो भी निरंतर मेहनत करती है ना।
वो कभी भी बैठती नहीं है, आलस नहीं करती है। जैसे एक मजदूर निरंतर शारीरिक मेहनत करता रहता है, वैसे चींटी भी निरंतर लगातार शारीरिक मेहनत करती है और वह सुनागरिक है, वह स्वानुशासित है। उसको जो कार्य दिया जाता है वो समय से पूरा करती है, अवश्य पूरा करती है, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इस तरह से एक अच्छे नागरिक के गुण उसमें विद्यमान है, तभी उसका समाज अच्छी तरह से चल पाता है। देखा चींटी को, उसके जी को, उसके हृदय को, उसके मन को समझा है। और कुछ चींटी जो है वो भूरी होती हैं, तो कवि यहाँ कहता है कि जैसे भूरे बालों को, अगर भूरे रंग के बालों को काट दिया जाए, छोटे छोटे बालों को काट दिया जाए, कतरन मतलब छोटे छोटे जो बालों का जो छोटे छोटे बालों का जो समूह होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, कतरन होता है, उसे कतरन कहते हैं। तो वो कतरन की तरह से छोटे छोटे जैसे हमारे भूरे बाल हैं, वैसे ही भूरी चींटियाँ लगती हैं कि ऐसे भूरे बालों को छोटे छोटे काट करके एक समूह में रख दिया गया है। तो वो चींटियाँ, भूरी चींटियाँ, भूरे रंग की चींटियाँ ऐसे ही प्रतीत होती हैं। छिपा नहीं उनका छोटा, उसका छोटापन, लेकिन किसी से छिपा नहीं है ना उसका छोटापन, कि वो देखने में कितनी छोटी है, सरल है, विरल है ना, तम के तागे सी है। इस तरह से आप देख सकते हो कि वो अपनी आकृति में कितनी छोटी है, और वो सब आपको प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है। लेकिन फिर भी समस्त पृथ्वी पर छोटी होते हुए भी जो पृथ्वी इतनी बड़ी है, पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर निडर होकर के, बिना डर के घूमती रहती है, अपने श्रम में, मेहनत में, तन से, शरीर से, मन से वह क्या है बेटा, लगी रहती है वो चींटी। और चिनगी, चिनगी मतलब चिंगारी, अक्षय मतलब कभी समाप्त ना होने वाली, कभी नष्ट ना होने वाली। जैसे एक चिंगारी लगा दो और अगर उसे हवा का झोंका मिल जाता है तो आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं, वैसे ही ये छोटी है, लेकिन इसका कर्म का प्रवाह इतना तीव्र है कि ये कभी नष्ट नहीं होती है। कवि का ये कहने का तात्पर्य है कि उसके अंदर अपने कर्म में बहते जाने की, अपने कर्म करते जाने की लगातार निरंतरता जो है, एक अदम्य शक्ति है, कभी ना समाप्त होने वाली उसके अंदर ताकत है। इसीलिए वो जीवन की चिनगी अक्षय कहता है। उसकी जीवटता, उसकी कर्मठता कभी समाप्त नहीं होती है, वो कर्म के प्रवाह में बहती ही जाती है, आगे बढ़ती जाती है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हमारे वह भी क्या देही है तिलसी। अब पुनः जो है कवि बता रहा है कि उसकी देही, उसका शरीर जो देह को धारण करता है, शरीर को धारण करता है, उसे देही कहते हैं। तिल के समान है बेटा। जैसे एक तिल छोटा होता है, काला भी होता है, सफ़ेद भी होता है, हल्का भूरा भी होता है, तो तिल के समान सूक्ष्म छोटा क्या है, वो देही को, शरीर को धारण करती है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, और लेकिन उसकी देह जरूर छोटी है, लेकिन उसके अंतर्गत जो प्राण है, जो जीवंतता है, सजीवता है, चेतनता है, वो बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि उसकी जीवंतता जब वो, क्योंकि चींटी की जो ऊपर जो काला रंग होता है, भूरा रंग होता है, वो बिल्कुल चमकदार होता है, चिकना होता है। तो ऐसे लगता है जब वो लाइन से चलती हैं तो जैसे प्रकाश की जगमगाहट हो रही हो, है ना, एक रोशनी हो रही हो। तो झिलमिल करते हुए, जगमगाते हुए, रिलमिल करते हुए, आपस में एक दूसरे से क्या है बेटा, सट से आपस में एक दूसरे से पंक्ति बनाते हुए चलती जाती हैं, तो वही रिलमिल है ना। मिल मिल करके रेला बनाते हैं ना, पूरा एक समूह में चलती हैं, है ना। तो और झिलमिल सी, ऐसा लगता है कि जैसे जगमगा रही हैं, प्रकाश कर रही हैं। दिन भर में वह मीलों चल लेती, जाने कितने किलोमीटर बेटा, 50, 100, 200, 300 कितने किलोमीटर वो बढ़ती ही जा रही हैं, अथक, कभी थकती नहीं है। और कार्य से कभी न टालती नहीं है। जो कार्य है उस कार्य को तुरंत करती हैं, है ना। आज करे, कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो वो अपने काम को
टालती नहीं और टलती भी नहीं है, मतलब पीछे भी नहीं हटती हैं, वो अपने काम को करने के लिए आगे निरंतर बढ़ती जाती हैं। तो एक छोटे सी चींटी के माध्यम से कवि ने कितनी सुंदर शब्दों के द्वारा, भाषा के द्वारा, भाव अभिव्यंजना के द्वारा, चित्रोपम भाषा के द्वारा जो है और छायावाद की विशेषताओं को लेते हुए अपनी ये कविता रची है और हमें कितनी सुंदर शिक्षाएं मनुष्य को दी हैं। जिस मनुष्य की चींटी से कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन उस चींटी से भी मनुष्य सीख सकता है। तो ये चींटी के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है। अब हम काव्यगत बेटा भाषा साहित्यिक खड़ी बोली आप देख ही रहे हो, अथक, झिलमिल, है ना, शैली मुक्तक है, ये प्रबंध शैली नहीं है, क्योंकि ये पूरी एक अलग कविता है। इसमें पूर्वापर संबंध की, इससे पहले कोई कविता लिखी गई हो उससे संबंध, उसके बाद कोई कविता लिखी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसकी शैली क्या है बेटा, मुक्तक है। गुण जो है ओज है, वही तेज है। प्रसाद है, आसानी से समझ में आ जाती है। वीर रस है और उपमा अलंकार, क्योंकि भूरे बालों की सी यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, चींटी की तुलना भूरे बालों की तरह से कर रहे हैं, तिल के समान कर रहे हैं, तो उपमेय में उपमान की समानता को प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। और भाव, साम्य और शिक्षा और संदेश हमें क्या मिलता है बेटा, जितनी छोटी उतने गुण, जितनी छोटी है लेकिन उतने ही अच्छाइयाँ हैं, उतनी ही विशेषताएं, सदा हमेशा काम करने की उसे धुन लगी रहती है, लगन लगी रहती है, और एक बार जो अपने दिल में, मन में ठान लेती है, दृढ़ निश्चय कर लेती है, बस पूरा करके दिखलाना, उसको पूरा करके ही दिखलाती है। जब तक वो कार्य समाप्त नहीं होता, अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेती, चींटी अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटती। आशा है ये चींटी पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो समस्याएं हो वो आप हमें बताइएगा, हम उसका समाधान करेगा।